नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए नई हवा है, नई सपा है के नारे के साथ साथ मुलायम सिंह यादव के एम बाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की परिभाषा भी बदल दी है। अखिलेश यादव ने नई सपा एम बाई समीकरण में एम का मतलब महिला और वाई का मतलब युवा को बताया है और कहा कि इन दोनों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि नई सपा में आखिर एम बाई समीकरण की परिभाषा क्यों बदली है। आपको ये भी बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने 90 के दशक में जनता दल से अलग समाजवादी पार्टी का गठन किया था, जिसके बाद पूरे सूबे में उन्होंने एम बाई का फॉर्मूला चलाया था, यानी कि मुस्लिम यादव का फॉर्मूला चलाया था और उसी से उनका जो सियासी आधार है वो मजबूत हुआ था। तो आपको बता दें कि यूपी में करीब 20% के मुस्लिम वोट हैं, 12% यादव मतदाता हैं, जिन्हें एकजुट कर मुलायम सिंह ने सपा का मूल वोट बनाया और इसी एम बाई समीकरण के वोट बैंक के दम पर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सूबे की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव सपा का हार्डकोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में जिस तरह से जो स्थिति बनी तो हिंदुत्व ज़्यादा हावी हो गया और उसके बाद से ये माना जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व जो वोट बैंक है वो एकजुट हो गया है और इसकी वजह से जो एम बाई का समीकरण है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो बीजेपी ने सूबे में मुलायम के इसी एम बाई समीकरण को लेकर के समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आते जा रहे हैं, लगातार समीकरण बन रहे हैं, कुछ नए समीकरण बन रहे हैं और जो पुराने समीकरण जो कामयाब नहीं हो पाए थे उन समीकरणों से दूरी भी बनाई जा रही है। और वहीं अब बीजेपी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गैर यादव ओबीसी वोटों को अपने पाले में करने में जो सपा कामयाब रही, उस सपा को पहले 2017 के चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और अब 2022 के चुनाव में बीजेपी ये नैरेटिव सपा के खिलाफ सेट कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एम बाई समीकरण की एक नई परिभाषा गढ़ने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा के मुस्लिम यादव वोट बैंक की राजनीति से दूर रहते हुए खुद को विकास पुरुष के तौर पर पेश भी कर रहे हैं और वो अपने भाषणों में, बयानों में मुसलमानों और यादवों का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी सरकार में कराए गए विकास कामों की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं और ब्राह्मणों को साधने के लिए भी तमाम बातें कर रहे हैं, मूर्ति की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या कुछ इसके सियासी मायने निकल कर सामने आते हैं और किस तरह से जो समाजवादी पार्टी है वो अपने नए समीकरण के साथ उत्तर प्रदेश में अगर उतर रही है तो कितना लाभ उसको मिल सकता है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। केसी जैन साहब नेता बीजेपी से, मनोज यादव जी नेता समाजवादी पार्टी से, राजीव उपाध्याय जी नेता बहुजन समाज पार्टी से और अकील सिद्दीकी वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं एक शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी और ले लेना चाहता हूं। अकील जी, एम बाई समीकरण को अखिलेश यादव ने एक नई परिभाषा दी है, कैसे इसको देखते हैं? उत्तर प्रदेश में ये फॉर्मूला कितना कामयाब होगा और जो अन्य दल हैं, बहुजन समाज पार्टी है, बीजेपी है, इसको कितना नुकसान हो सकता है? पार्टी छोड़ ही नहीं सकती है। उनको पता है कि उसी दम पर, उसी गठजोड़ से मुलायम सिंह यादव ने सत्ता भोगा है, अखिलेश यादव तक सत्ता भोगा है। तो कहीं ना कहीं उस सत्ते का जो सत्ता में आने का बहुत बड़ा लाभ जो है वो यादव और मुस्लिम गठजोड़ रहा है। उसके अलावा जो वोट उनको मिलते रहे वो बोनस पॉइंट रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं वो माइनस में नहीं ले जा सकती है समाजवादी पार्टी। निश्चित तौर पे ये जरूर 2017 के बाद ये देखने को मिला है कि बीजेपी जब सत्ता में आई तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर वार किया कि यादव और मुस्लिम गठजोड़ को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है और किसी वोट बैंक का उनको ख्याल नहीं है। हिंदुत्व को वो मजबूत करती भाजपा 2012 से चलती चली आ रही, जबकि 17 में उसने सत्ता हासिल कर ली उसी हिंदू वोट पर को लेकर। तो हिंदुत्व वोट को लेकर कहीं ना कहीं जब बीजेपी सत्ता में है तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुस्लिम
और यादव के गठजोड़ पे हम सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि ये तस्वीर साफ हो गई कि जो भी 30% के आसपास वोट पा जाता था वो सत्ता में आ जाता था। लेकिन इस बार भी देखिए बीजेपी ने 40% वोट पाकर सत्ता में हासिल की। तो अब ये जाहिर सी बात है कि 40% प्लस पे जो वोट बैंक जो दल वोट बैंक पाएगा उसे कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होगा। तो अब उस वोट बैंक को बढ़ाना होगा। 17 से 18% अगर मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरीके से किसी दल को नहीं मिलता है तो सबको पता है कि कहीं ना कहीं दूसरे वोट बैंक पे सेंध लगानी होगी। अब बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया हिंदुत्व वोट को लेकर, दलित वोट बहुजन समाज पार्टी से कटकर बीजेपी में चला गया और बीजेपी उसके कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भुना रही है। हर एक कार्यक्रम देखिए उस वोट बैंक को लेकर बड़े से बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है और बड़े लीडरशिप में उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हो रही है। तो ऐसे में वो वोट बैंक कहीं ना कहीं बसपा से खिसका है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव को केवल लेके न चल के दूसरे वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो नया नारा अब अखिलेश यादव ने दे दिया है कि एमवाई का गठजोड़ का मतलब हो गया कि युवा और महिला, तो अब युवा और महिलाओं को जोड़ने की बात कर रही है। चलिए अकील आपकी अब उनके ऊपर बराबर आरोप ये लगाती रही बीजेपी की मुस्लिम की तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर केवल चल रहे हैं और वोट बैंक का यादव समाज को ख्याल नहीं है। चलिए तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस चीज को बदला हो। चलिए मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, समाजवादी पार्टी का जो मूल मंत्र था, एक मुख्य समीकरण था, उस समीकरण में बदलाव हुआ है, नए नारे के साथ समाजवादी पार्टी उतर रही है। क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी और आप इसमें कितने कामयाब रहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी जाति के आधार पर राजनीति नहीं की। हाँ, इस बात को हम जरूर स्वीकार करते हैं कि जो वर्ग में समस्याएं हैं, जो तमाम वर्ग के लोगों को जिनका हक नहीं मिला, उसकी राजनीति समाजवादी पार्टी ने अपने तो पहले दो ही दल थे, मुस्लिम और यादव, उसके अलावा और सब दलों को अपना हक मिला। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, पहले मेरी बात आप पूरी कर लेने दें, इसके बाद आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। चलिए, मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, कमजोरों की, तमाम सारे वो लोग जो राजनीति में और समाज में पीछे रह गए थे, उनकी बात की और समाजवादी पार्टी उस पर सफल राजनीति करने में पूरी तरीके से सफल रही। लेकिन अब एमवाई समीकरण जो आज राष्ट्रीय जी ने जिस बात को कहा है कि महिलाएं और युवा, ये मेरे ख्याल से दोनों वोटर हैं, युवा जो 18 साल से ऊपर हो गए, महिलाएं जो 18 साल से ऊपर हो गई हैं। आधी आबादी हमारी राजनीति में प्रमुख रूप से भूमिका निभाती है। पश्चिम बंगाल के परिणाम इस बात पे मोहर लगाते हैं कि वहां की महिलाओं ने एक जबरदस्त तीसरी बार वहां की सरकार को बहुमत दिया। तो समाजवादी पार्टी फोकस्ड है उत्तर प्रदेश की महिलाओं पे और उनके लिए उन कार्यक्रमों को लेके जो उनके समग्र विकास के लिए जिस तरीके से भी लाभदायक हो, उन कार्यक्रमों को समाजवादी पार्टी अपनी पूर्व की सरकारों में चलाती आई है और भविष्य में भी जैसे ही हमारी 22 में सरकार बनती है, हम उन महिलाओं के लिए वो काम करेंगे। युवा सबसे बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या अभी तो पूरे देश की राजनीति में फैक्टर है। जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो एक बड़ी तादाद में बेरोजगार घूम रहा है और हम समाजवादी लोग अगर नौकरी देते हैं तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देते रहे। कोई एक बार क्या, कई सरकारों में हमारी उत्तर प्रदेश में युवाओं को भत्ता दिया गया, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उन युवाओं और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए 2022 के रण में हम पूरी तरीके से तैयार हैं और समीकरण बहुत है, दलितों की बातें हैं, पिछड़ों की हैं। एमवाई फैक्टर जो था, दरअसल में हुआ क्या, हम 2017 का चुनाव जो लड़े दुबे जी, वो चुनाव हम डेवलपमेंट के नाम पे लड़े। हमने एमवाई तो छोड़िए, हमने किसी फैक्टर को ही नहीं जोड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एज ए मुख्यमंत्री जो काम किया था, उस काम के बदले में जनता से वोट मांगा कि हमने ये काम किया है और आने वाले समय में इन कामों को और पूरा करेंगे। जो हमारा घोषणा पत्र दोबारा से था
लेकिन जनता ने हमारी बात पे विश्वास नहीं किया। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पे भरोसा किया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता को डबल इंजन के बदले में कुछ भी नहीं मिला। इतना तो सिंगल गवर्नमेंट जो सिंगल इंजन की होती उससे बेहतर काम करती, लेकिन इस सरकार ने डबल इंजन की सरकार तो बनवा ली, अपने विधायक तो जितवा लिए, एमएलसी तो बनवा लिए, राज्यसभा तो बनवा लिए इसी वोट के दम पे, लेकिन जो अधिकार था उत्तर प्रदेश की जनता का उस अधिकार को नहीं दिया। मैं मौजूदा समय में फैजाबाद रोड जो हाईवे है, नेशनल मार्ग है, इस पे चल रहा हूं, विश्वास करिए इस पे एक गड्ढा नहीं है, पूरी सड़क गड्ढों से पटी पड़ी। अगर कहिए तो मैं लाइव वीडियो चला सकता हूं उन गड्ढों का। कभी भी मैं अपने जीवन काल में इस रोड को मैंने इतना खराब नहीं देखा, कभी भी नहीं। जब ये सिंगल रोड हुआ करती थी तब भी नहीं देखा। मैं ये बात 35 सालों की बता रहा हूं, जो मैं अपनी आंखों से जब से देखने समझने वाला हुआ। आज ये सड़क डबल इंजन की सरकार, और इस सड़क पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क मनोज है। जी, अब डबल इंजन की सरकार है तो स्वाभाविक चीजें कि जो परेशानियां होंगी वो भी डबल होंगी, खुशियां होंगी वो भी डबल होंगी, इसलिए गड्ढे ज्यादा बिल्कुल दिख सही रहे कहा हैं। आपने, बिल्कुल सही बात कही। राजीव विश्लेषण जी, आपका शानदार है। राजीव जी, समाजवादी पार्टी ने अपनी टैगलाइन चेंज की है, बहुजन समाज पार्टी क्या करने वाली है और आपको क्या कुछ खतरा है? कहीं आपकी कटिंग तो नहीं होगी इधर उधर से? नहीं दिनेश जी, बहुजन समाज पार्टी की कहीं कोई कटिंग नहीं है और बहुजन समाज पार्टी अपने उसी ट्रैक पे है, पुराने ट्रैक पे चल रही है। बहुजन समाज पार्टी 2007 के ट्रैक पे पूरी तरह से अपने को इंटैक्ट कर ली है और उसी ट्रैक पे बढ़ेगी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बहुतायत मात्रा में ब्राह्मण समाज को लेने का प्रयास करेगी। दलित समाज उसके साथ ठोस तौर पे 25% दलित समाज। मैं आपको बता दूं दिनेश जी, एकदम स्पष्ट मान के चलिए कि 23-24% हमेशा है। बहुजन समाज पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है, जबकि पिछले 3 चुनावों में कहने में और स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है, इसलिए कि अगर आप नहीं स्वीकारेंगे तो सुधारेंगे नहीं। 3 चुनाव हारने के बाद बहुजन समाज पार्टी का 25% के आसपास, 24.5% के आसपास वोट बैंक निरंतर बना हुआ है। तो हम तो उस वोट बैंक को पहले अपने सजोएंगे। दूसरा, हमको 10%, 12% जो वोट बैंक चाहिए वो हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे से आएगा। और जो आता रहा है, बहुजन समाज पार्टी पिछले 20 सालों में, 25 सालों में 4 बार सत्ता में आई है और 4 बार बाहर गई है। तो उसी आधार पर दिनेश जी चलेंगे हम। हमारा बूथ फैक्टर, हमने आपसे कहा था कि एक हम लोग जो प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किए हैं उसके पैरेलल हम लोग एक प्रबुद्ध वर्ग की टीम भी बना रहे हैं हर विधानसभा के हर सेक्टर के हर बूथ पे, और वो प्रबुद्ध वर्ग हमको मदद करने में, आज जिस तरह से ब्राह्मण समाज का जैन साहब की पार्टी ने जिस तरह से अनादर किया था, वो सारे ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के और आज जैन साहब की पार्टी को अलग करने के लिए और इनको पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए लगे हुए लोग हैं। दूसरा चीज, ब्राह्मण समाज भी उस महंगाई का, और मनोज जी अभी कह रहे थे कि वो फैजाबाद वाली रोड वो तो एक उदाहरण है, बाकी तो आप चाहे कानपुर की किसी रोड पे चलिए, लखनऊ की किसी रोड पे चलिए, लखनऊ ही गड्ढा मुक्त नहीं है, दूसरी जगह कहाँ कहेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर इनके मंत्री एक इतने अच्छे मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने अगर योगी जी चाहा भी कि गड्ढा मुक्त किया जाए तो वो योगी जी को ही गड्ढा में पहुंचाने के लिए लगे रहते हैं, जिनके पास ये विभाग है। तो दिनेश जी, नौजवान, महिला, पुरुष, युवा, किसान, बेरोजगार, ये कहीं छूटा नहीं रहा इस शासन काल से। तो इस शासन काल में आपसी खींचतान बहुत दिख रही है इस समय। मौर्य जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं 1 महीना में गड्ढा मुक्त कर दो, मौर्य जी सांस ही नहीं लेते हैं, न बोलते हैं, वो चुपचाप सो जाते हैं, बोलते हैं देखते हैं कैसे 1 महीने में गड्ढा मुक्त होता है उत्तर प्रदेश। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की चल रही है, हर रोड की स्थिति वही है। मैंने एक दिन कहा था आपसे, गोंडा से बहराइच के रोड की चर्चा किया था, एक हमारे पत्रकार मित्र ने उस पर 8000 गड्ढों का जिक्र किया था कि गोंडा से बहराइच के बीच का जो रोड है 40 किलोमीटर या 32 किलोमीटर, उस पर 8000 गड्ढे। तो वो गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है, वो तो हमारे मित्र जैन साहब बताएंगे। अच्छा है राजीव जी, वैसे भी अब विपक्षी दल तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं कि 5-5 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, अभी 2 नहीं झेल पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 5 कैसे झेलोगे आप? वो तो जैन साहब ने बना करके, देखिए 2 उप मुख्यमंत्री बने, हम 3 बनावे, हमारे एक सहयोगी 4 बनावे, कोई 5 बनावे,
उप मुख्यमंत्री की क्या वैल्यू है ये दिनेश जी आपको भी मालूम, हमको भी मालूम और सामने पैनल बैठा है उसको भी मालूम है। उप मुख्यमंत्री का मतलब एक झुंझुना दे देना है, जैसा कि इन्होंने दिया है, और वैसे दूसरे जो 5-5 बनाएंगे वो दे देंगे। हम तो 5 बनाने नहीं जा रहे हैं। हम तो जब भी सत्ता में आते हैं एक ही हमारा चीफ मिनिस्टर होता है, 5 नहीं होता है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि ये परिस्थितियां जहां बनती है जहां पे कि सत्ता का कुछ गठजोड़ होता है, कुछ विधायक कम पड़ जाते हैं, वहां लाया जाए और बनाया जाए तब तो अच्छा लगता है। लेकिन जयंत साहब को तो अपार सत्ता मिली थी 2017 में, उसके बाद भी जयंत साहब को डर था कि ऐसा तो नहीं कि सत्ता में कहीं कहीं रास्ते हो जाएंगे। तो बाबा जी बोले हमारे कि नहीं नहीं, 2 हमको हैंड चाहिए मजबूत। बाबा जी क्या इतने कमजोर हैंड थे कि 2 हैंड और चाहिए, लेकिन उसमें 2 हैंड में एक हैंड तो ऐसा था कि क्या बताया जाए। वो तो जयंत साहब मुस्कुरा रहे तो उसी से पता चल रहा है कि वो हैंड कितना मजबूत किया बाबा जी को, या जितना बाबा जी चाह रहे थे कि आगे बढ़ा जाए उतना ही वो बैक गियर लगाने का प्रयास कर रहे थे। तो दिनेश जी इस तरह से सत्ता चली और उसका कहीं ना कहीं नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता को उठाना पड़ा। मलाई तो ये लोग खाते रहे, मलाई पूरा सत्ता का लिया इन लोगों ने 5.5 साल। रोजगार, किसान, नौजवान, ये सारे लोग परेशान रहे। और उसमें कहीं देखिए चाहे मुस्लिम और यादव का फैक्टर हो दिनेश जी, राजीव जी चलिए जैन साहब से पूछ ले, सवाल जवाब ले लेते हैं। अब महिला यूथ का फैक्टर ये कहीं अलग नहीं है। ये घर से देखिए हमारे घर की महिला है, हमारे घर का यूथ है, हमारे घर का मुस्लिम है और चाहे हमारे घर का यादव है, बात एक ही है। हम नाम अलग अलग दे दें जैसा कि मनोज जी के नेता ने दिया है, वो उनका विवेक है, उनकी सोच है, वो देना चाहिए, कोई वो नहीं है। लेकिन यूथ कहीं अलग नहीं है, न जैन साहब के साथ जाएगा, न मनोज जी के साथ जाएगा, ना हमारे साथ भी आएगा। यूथ हमारे घर में भी है, जैन साहब के भी घर में है, मनोज जी के घर में है। ये हमारी अपनी सोच है। चलिए जैन साहब, अब पहले आप बहुत कहते थे मुस्लिम यादव एम भाई। अखिलेश यादव ने नाम बदल दिया, जैसे योगी जी बदल देते हैं नाम, शहर का नाम बदलना है, नाम बदल दीजिए। अब नया नाम नया कलेवर, कैसे करेंगे सामना? काफी कुछ तो व्याख्या आपने बहुत स्टार्ट में कर दी। जो व्याख्या माननीय अखिलेश जी ने जो व्याख्या नहीं की है वाई समीकरण की, उसकी आपने बहुत छोटी टिप्पणी में गागर में सागर भर दिया आपने कि देखिए नाम तो बदल दिया है लेकिन चीजें वही है। तो बोतल नहीं है लेकिन शराब वही जो है पुरानी है नई बोतल में। तो ये जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने इसके पहले भी प्रयास किया। आप देखिए कि ये कहते हैं कि हम सत्ता में हम चुनाव हार गए, बीजेपी के झूठ को स्वीकार कर लिया। देखिए जब 2014 के इलेक्शन हुए और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, 2014 में केंद्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वो बहुमत की सरकार केंद्र में बनाती। उसके बाद में जो प्रदेश के चुनाव होते हैं, प्रदेश के चुनाव में गठबंधन करते हैं, गठबंधन करने के बाद में भी ये चुनाव हार जाते हैं 2017 में। और 2019 में फिर चुनाव होते हैं, बहन जी के साथ गठबंधन करते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। और जिसको ये कहते हैं कि आपके झूठ के वजह से हम हार गए। अरे ठीक है, आप ये भी कहते हैं कि प्रदेश के चुनाव अलग मुद्दों पे होते हैं, केंद्र के चुनाव अलग मुद्दों पे होते हैं। परिवार के ही लोग, इस चीज का बड़ा गुमान था कि भाई हम परिवार के लोग काम कर रहे हैं, परिवार के ही लोग 3-3, 4-4, 5-5 लोग सब, वो चाहे अक्षय यादव जी हो, धर्मेंद्र जी हो, परिवार के सब लोग चुनाव हार गए। क्यों हार गए? इसका मतलब ये हुआ कि जनता का विश्वास आप नहीं जीत पाए। जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि वास्तव में काम आपने कुछ किया नहीं। केवल जाति शुद्धिकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पे आप चुनाव जीतते रहे, तो जनता आपको कितनी बार मौका देगी तुष्टीकरण के आधार पर? जैन साहब, पंचायत चुनावों का भी आंकड़ा बता देना। नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ी, वो सबका साथ सबका विकास फार्मूले को लेकर के चली। कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, कोई संप्रदायवाद नहीं, केवल और केवल विकास के नारे के आधार पर माननीय मोदी जी पर विश्वास जताते हुए जनता ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र को दी और उत्तर प्रदेश को 300+ सीटें दी। ये 2017 का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े और इनको पूरी उम्मीद थी कि जो एमवाई समीकरण जो बिगड़ जाता है, जो हमारा मुस्लिम वोट बैंक जो कांग्रेस के पास चला जाता है, जो हमारा गठबंधन हो जाएगा,
और जहां से हम लड़ेंगे वहां से कांग्रेस नहीं लड़ेगी, तब तो हम जीत ही जाएंगे। तो 404 सीटों में से 100 सीटें तो इन्होंने कांग्रेस को दे दी, लेकिन वो 300 सीटों पे जो खुद में भी लड़े, सबको मिला लीजिए कांग्रेस और इनको, कभी 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हुई? तो जनता को चाहिए, देखिए दिनेश जी, विकास और जनता का विश्वास आपको इसके लिए जीतना पड़ेगा, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आधे अधूरे कामों को ये कह देना कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, जाते जाते आप केवल जो है भूमि पूजन कर जाएं, उससे जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता है। हमने 43 मनोज जी अभी एक सड़क का भी जिक्र कर रहे थे, मनोज जी अभी एक सड़क का भी जिक्र कर रहे थे, इसका भी जवाब दे देना। देखिए दिनेश जी, देखिए हमारे बसपा के साथी बोल रहे थे, मैंने बहुत ध्यान से सुना आपको, और हमें लगता है कि अगर सब लोग अपनी अपनी बारी पे, मनोज जी बोले तभी मैंने सुना, आपको भी सुना, तो अपनी अपनी बारी बोलेंगे तो जो है आवाज जनता तक पहुंचेगी और समझ पाएगी। तो देखिए, जो भी पार्टी जनता के लिए काम करेगी, अभी आवाज उठाई हमारे बीएसपी के साथी ने, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कि युवा बेरोजगार है, तो युवा कितने दिनों में बेरोजगार हो? 4.5 लाख नौकरियां तो हमने डायरेक्ट दी, और मुद्रा योजना हो या लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए हो, या जो इस तरीके की और योजना है उसको लेकर के लोगों को जो प्रशिक्षण दे करके हो, सामर्थ्य यूथ का जो हम लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो स्वरोजगार के लिए हम लगातार प्रेरित कर रहे हैं, उसमें भी करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन 4.5 लाख रोजगार तो हमने डायरेक्ट दिए, फिर भी ये कह रहे हैं रोजगार नहीं, रोजगार। राजीव जी कुछ कह रहे हैं, हमने 4.5 साल में लोगों को बेरोजगार कर दिया। अगर हमने तो इससे पहले बीएसपी क्यों नहीं आ गई भाई? बीएसपी इसके पहले क्यों नहीं आ गई? हमने अपने रोजगार कर दिया। अब जनता जो रिजल्ट होगा, चुनाव होगा, ये परिणाम लेगी। बीएसपी इसके पहले वाले चुनाव में क्यों नहीं आ गई? 2012 में 2017 के चुनाव में। राजीव जी क्या नौकरी भी गिनती दी जाएंगी अब कि दलितों को ही देना है या ओबीसी को ही देना है, सबसे बड़ा कारण यही है या मुस्लिमों को देना है, धर्म के आधार पर? अब ये या सामान्य को देना है? ब्राह्मण और दलित को दिखाई देता है, ब्राह्मण और दलित को बैंक दिखाई देता है, दलित समाज को भी नौकरी देना है, वो तो बैंक के भी काम नहीं चलेगा। देखिए, आम जनता में आपको सबके लिए काम करना पड़ेगा। एक वर्ग को संतुष्ट करके एक वर्ग वोट लेना आप चाहेंगे और उसके लिए जैन साहब बहुत सारे विभागों में आपने ओबीसी का मानक नहीं पूरा किया। देखिए, आप शोर शराबा मचाते रहे, आप शोर शराबा मचाते रहे, मैं आपको सुनता रहा, उसके बाद आपने ना मुझको सुना और ना ही आपने जनता तक बात को पहुंचने दिया। चलिए वकील जी। जैन साहब, आपने 4.5 लाख नौकरी दे दी। हम तो शालीनता से ये जानना चाह रहे हैं कि 4.5 लाख में 2.25 लाख नौकरियां रिजर्व थी, वो रिजर्व में किनको किनको आपने दे दिया, और 2.25 लाख जो जनरल को दे दी उनको किस किस विभागों में दे दिया? ये तो हमको पता चले, विपक्ष को पता चले, इस भारत की उत्तर प्रदेश की जनता को पता चले। रिजर्व सीटों की आप बार बार जानने का अधिकार है ना कि आपने 4.5 रिजर्व लाख सीटों नौकरी से दिया। ज्यादा, देखिए रिजर्व सीटों से ज्यादा ओबीसी और एससी के लोगों को नौकरियां दी गई है, और पूरा डाटा सरकार की वेबसाइट पे मौजूद है, एक एक कैंडिडेट का डाटा मौजूद है, आप देख लीजिए उसमें किस जात वर्ग के व्यक्ति को नौकरियां मिली है। ये जाति और धर्म की राजनीति आप करते, हम किसी का हक नहीं मारते, हम किसी भी वर्ग का हक नहीं मानते। हमारे लिए समाज का हर एक व्यक्ति बराबर है, कोई अलग नहीं है, और जो संवैधानिक अधिकार ओबीसी और एससी को मिले हुए हैं, उस संवैधानिक अधिकारों का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं किया गया है। अगर उल्लंघन किया गया है आप जाइए हाईकोर्ट जाइए, अब इस तरह से किसी की बात समझ में नहीं आएगी तो निरस्त कर दी जाएगी। आप क्यों चुपचाप बैठे? आप अपना काम तो कर नहीं रहे, जैन साहब, राजीव जी, अगर एक दूसरे के बीच में आप इस तरह से इंटरप्ट करेंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या आपका सवाल है, क्या आपका जवाब है। अकील जी, 1 मिनट का समय बचा है, 1 मिनट में आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी की, मुस्लिम वोट बैंक, एक तरफ आरोप लगाया जा रहा है ओबीसी को बीजेपी लेकर आई है, वो वोट काटेंगे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है वो उनका कोर वोट बैंक है, कांग्रेस को भी उम्मीदें हैं इस बार, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी उम्मीदें हैं, वो वोट बटेगा, ब्राह्मणों को लेकर के बात चल रही है, बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मूर्ति लगाने की बात कर रही है, वो वोट बैंक भी बटेगा।
तो किस तरह से इस वोट बैंक का हिस्से हो पाएंगे, या फिर ये एक तरफा कहीं जाएगा? अकील, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। देखिए, निश्चित तौर पे वोट बैंक की अगर बात करें, ये लोग केवल देखिए चुनाव करीब आ गया, अब एक दूसरे पे आरोप मढ़ना शुरू कर दिए। आप देखिए इतनी देर में केवल ये बीजेपी सपा पे आरोप जड़ रही है, सपा बसपा पे जड़ रही है, बीजेपी पे जड़ रही है, यही हो रहा है। निश्चित तौर पे इस बार का चुनाव बहुत अलग तस्वीर दिख रही है। जिस वोट बैंक को लेकर अफरा तफरी का माहौल है, जिस वोट को लेकर मारामारी हो रही है कि ये समाज बीजेपी से नाराज है, तो ये वर्ग समाजवादी पार्टी से नाराज है, ये वर्ग बसपा से नाराज है, लेकिन वो लोग केवल आरोप ही लगा रहे हैं कि ये नाराज है, हम इसको ले आएंगे, हम इसको ले आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार जो वोट बैंक दिख रहा है कि वोट बैंक पे अगर कोई सेंध लगा रहा है, सभी अगर दलों के जो बड़े दलों के जो वोट बैंक नाराज है, उस पर छोटे दल ही सेंध लगा पा रहे हैं। जिस तरह छोटे दल मजबूत होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि इस बार अगर किसी की भी सत्ता 2022 में बनेगी तो छोटे दलों की अहम भूमिका होगी इस मामले में। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र के मंत्रियों में 7 चेहरे उत्तर प्रदेश से दे दिए हैं। निश्चित तौर पर जो छोटे दल हैं उनको अहमियत सरकार में दिया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी जिस तरह बता रही कि हम अब वाई और एम पे नहीं खेल रहे, हम महिला और युवाओं को लेकर चल रहे हैं। 55 जिलों में जिस तरह नरेश उत्तम ने लेकर युवाओं को किसान जय युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जूही सिंह भी समाजवादी पार्टी से यात्रा निकाली हुई है, तो महिला और युवाओं को जोड़ने की बात कर रही हैं। निश्चित तौर पे वैसी कहीं ना कहीं बंटाधार उन मुस्लिम वोट बैंकों पर कर रहे हैं, उन दलों पर कर रहे हैं जहां ना कहीं आप देखिए जितने भी वैसी ने जितनी भी जनसभाएं की हैं उसमें खुली चुनौती उन्होंने दी है। मुस्लिम वोट बैंक को किस तरह उन्होंने अपने आप मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से खिसकता नजर आ रहा है। 100 से ज्यादा अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा के चुनाव में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रहते हुए 100 से ज्यादा टिकटें समाजवादी बहुजन समाज पार्टी ने बांटी। क्या स्थितियां हुई, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को भी लग गया है कि जिस तरह ताने हमें बीजेपी दे रही है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर केवल राजनीति हो रही है, यादव वोट को लेकर राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक हो सकता है 2022 में। ऐसे में उन्होंने नारा बदल दिया, यात्रा निकाल दी उस मामले पे, तो कैसे वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए निश्चित तौर पे बीजेपी उन जो वोट उनसे नाराज है उसे लाने को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रयासरत, तो सारे टिक्के खोल दिए हैं। समाजवादी पार्टी जब तक अपने पुराने जो कार्यकर्ता है, पुराने जिम्मेदार लोग हैं, चाहे घर की किला हो, उसे अगर दूर नहीं करेंगे तो 2022 में भी नतीजा बहुत खराब होगा। ये सबको पता है और सियासी गलियारों में हलचल इसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि दलित वोट जो खिसक रहा है उसे कैसे लाया जाए, वो किस तरह वो अपने आप को बयान दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह बीजेपी सी का दावा करे कि दलित वोट बैंक उनके पास है, ब्राह्मण वोट को लेकर जिस तरह राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण एक भी वोटर खुल के सामने नहीं आया है, वो साइलेंट मोड पे ही वोट करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने अपने विचार रखने के लिए। तो एमवाई का नया फॉर्मूला अखिलेश यादव ने तय किया है। पहले मुस्लिम यादव कहा जाता था, लेकिन अब उन्होंने महिला और युवा इसको नाम दिया है। देखते हैं कितना कारगर होता है ये फॉर्मूला। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।